नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जब देश के 23 लाख युवा समझ ना पाए कि आगे क्या हो, जब देश के 23 लाख युवा जो डॉक्टर्स बनने का ख्वाब देख रहे हैं और हकीकत में उनका सपना वेंटिलेटर पर लिटा नजर आए और इनके दम तोड़ते सपनों की बीमारी का इलाज करने वाला कोई ना हो, तो समझिए क्या हो रहा है। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी खुद की व्यवस्था की टेस्टिंग में फेल हो जाए और इसकी जांच ही सीबीआई एजेंसी को दे दी जाए, तो सवाल खड़ा होता है कि क्या भेदी घर के अंदर है या फिर बाहर के भेदी ने घर की सुरक्षा चक्र को ही भेद दिया है। नीट 2026 पेपर का लीक होना, परीक्षा का रद्द होना बताता है कि परीक्षा कराने वाली एनटीए गंभीर नहीं है। 2024, 2025 और 2026 हर बार परीक्षा सवालों में। भला ये कैसे हो सकता है और ये गारंटी कौन देगा कि अगली परीक्षा बिना विवादों के हो जाए। अब सोचिए, गैस पेपर पूरा पेपर ही गैस कर जाए तो काहे का पेपर, यानी पेपर लीक हुआ यह माना भी गया, लेकिन मानने से क्या वाकई में कुछ बदल गया है? क्योंकि मान लिया जाता तो 2024 के बाद 2025 की परीक्षा विवादों में नहीं होती, 2025 से सीख लिया जाता तो 26 की परीक्षा विवादों में नहीं होती, रद्द नहीं होती। तो चलिए आपको समझाते हैं एनटीए क्या है, इसके काम क्या है, ये कैसे पेपर कराती है, पेपर लीक अगर हो रहा है तो किस किस चरण में संभव है और इस बार क्या हुआ है, आगे पेपर लीक ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि सवाल यह है कि क्या वाकई में नीट बिल्कुल भी नीट एंड क्लीन नहीं है। सबसे पहले आपको एक आंकड़ा दिखाते हैं, वो आंकड़ा जो आपको एहसास कराएगा कि यह परीक्षा कितनी बड़ी है और इस परीक्षा के ऊपर देश की चिकित्सा व्यवस्था का पूरा भार टिका है। उसके बाद ये पेपर लीक हो रहे हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए और देखिए, कुल परीक्षार्थी जो इस परीक्षा में बैठे वो 22,79,000 थे। लगभग आप 23 लाख के आसपास परीक्षार्थी देख सकते हैं। और कितनी सीटों के लिए वो परीक्षा दे रहे थे? 1,28,976 सीटें। आप सोचिए, 1,28,976 डॉक्टर बनने थे। अब भूल जाइए वो बीडीएस बनने थे, एमबीबीएस बनने थे, लेकिन वो डॉक्टर बनने थे। 23 लाख बच्चों का भविष्य तय होना था। और यह आंकड़ा सिर्फ 23 लाख बच्चों का नहीं है, मानकर चलिए हर बच्चा अगर एक 5 सदस्यों के परिवार से जुड़ा है तो 1 करोड़ लोगों का भविष्य इस पर टिका था। उसके बावजूद कहा जा रहा है कि सिर्फ पेपर गैस कर लिया गया और जो गैस पेपर हुआ वो 180 में से 150 सवालों को गैस कर गया। इसीलिए ये परीक्षा रद्द हुई है। क्योंकि आप अंदाजा लगाइए, 150 सवालों के बारे में पहले से पता था। कितना अनफेयर एग्जाम, कितना अनफेयर। और सोच के देखिए, ये बच्चे अगर डॉक्टर बन जाते तो क्या सही से इनके अंदर काबिलियत होती? क्या चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत कर पाते? क्योंकि जो पैसों के दम पर परीक्षा पास कर जाए उसकी काबिलियत हमेशा सवालों के घेरे में रहती है। लेकिन नीट एग्जाम से पहले परीक्षार्थियों के बीच एक गैस पेपर सर्कुलेट हुआ। 150 पेज के इस क्वेश्चन बैंक में 300 से ज्यादा सवाल थे, जिनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कई सवाल शामिल थे। इनमें से 150 सवाल हूबहू नीट के पेपर में आए हैं। और हूबहू का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि पेपर में जहां कोमा है किसी सवाल में, इस गैस पेपर के उस सवाल में वहीं पर कोमा है। जहां डॉट है वहां डॉट है, जहां कोट अनकोट है वहां कोट अनकोट है। और पेपर में सिर्फ 180 सवाल ही हल करने होते हैं और 150 गैस पेपर के अंदर है। प्रत्येक सवाल 4 अंक का होता है, यानी 720 में से 600 नंबर के सवाल सीधे क्वेश्चन बैंक से आए, यानी कि गैस पेपर से आए। अब जो एक्सपर्ट है उनके अनुसार किसी विशेष क्वेश्चन बैंक से परीक्षा के कुछ सवाल हूबहू आने की संभावना रहती है। मानिए 180 में से
7-8 सवाल किसी क्वेश्चन बैंक से आगे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में प्रश्न आने की संभावना आमतौर पर नहीं होती। और यह कब संभावना हो सकती है? यह संभावना सिर्फ तब हो सकती है जब जिसने क्वेश्चन पेपर बनाया उसने इसी गैस पेपर से 150 सवाल उठा लिए। तो क्या वाकई में नीट जैसी गंभीर परीक्षा मजाक बन गई है, जहां या तो परीक्षा के अंदर पेपर बनाने वाले इतने ज्यादा गंभीर है कि एक ही क्वेश्चन पेपर से 150 सवाल उठा लिए, या फिर ये इतनी ज्यादा असुरक्षित है कि माफिया ने 150 सवाल पेपर से उठा लिए और उसको गैस पेपर के अंदर डाल दिया। लेकिन फिर भी कहां से लीक हुआ है नीट पेपर, इसको लेकर दो शक प्रारंभिक तौर पर उठ रहे हैं। जरा देखिए ये दो शक किस किस पर है। सबसे पहला जो शक है वो है प्रिंटिंग के दौरान लीक हुआ है, यानी कि जब प्रिंटिंग के दौरान ये पेपर वहां गया उस दौरान इसको लीक किया गया। दूसरा, पेपर सेटिंग से जुड़े लोगों पर शक है, यानी कि जिन्होंने पेपर बनाए हैं उन्होंने ही पेपर को लीक कर दिया है। हालांकि इसके अलावा भी कई ऐसे चरण हो सकते हैं जहां यह पेपर लीक हुआ हो, जिसके बारे में विस्तार से आगे चलकर हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझिए कि केरलम से शुरू हुई पेपर लीक की कहानी कैसे कई राज्यों तक फैल गई और देखते ही देखते फैल गई। 1 मई केरलम के कॉलेज में एमबीबीएस कर रहे चूरू के एक लड़के ने क्वेश्चन बैंक सीकर में अपने एक दोस्त को भेज दिया। 2 मई को क्या हुआ, दोस्त ने क्वेश्चन बैंक सीकर के एक पीजी संचालक को दिया। उसने पीजी में रहने वाले स्टूडेंट्स को क्वेश्चन बैंक शेयर कर दिया और इस तरह दूसरे स्टूडेंट्स और करियर काउंसलर तक पेपर बढ़ता चला गया। 3 मई को परीक्षा के बाद सीकर के एक पीजी संचालक ने पुलिस और एनटीए को शिकायत कर दी। शिकायत में बताया गया कि कथित क्वेश्चन बैंक बड़ी संख्या में छात्रों को मिला है। 6 से 7 मई आंसर की और परीक्षा से जुड़ी चर्चाएं ऑनलाइन सामने आने के बाद छात्रों और कोचिंग सेंटर्स में एक कथित क्वेश्चन बैंक को लेकर चर्चा शुरू हो गई, जो कथित तौर पर असली परीक्षा से काफी मिलता जुलता था। 7 मई को एनटीए ने इसकी पुष्टि ही कर दी। उसे परीक्षा में कथित गड़बड़ियों से जुड़े इनपुट मिल चुके। एजेंसी ने बताया कि मामला राजस्थान और उत्तराखंड से सामने आया है, जबकि 8 मई को एनटीए ने जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंप दी और 10 मई एसओजी ने पेपर लीक की जांच शुरू कर दी। बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुई और आज पेपर को रद्द कर दिया गया। लेकिन क्या वाकई में केरल से लीक हुआ? क्या राजस्थान से लीक हुआ? क्या यह हरियाणा से लीक हुआ या फिर यह नासिक से लीक हुआ है? इसको लेकर कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। कोई नहीं कह रहा है कि यह पेपर इस चरण के अंदर लीक हुआ है, लेकिन नीट यूजी पेपर लीक मामले के अंदर कई चौंकाने वाले अपडेट्स सामने आए हैं। दरअसल नीट गैस पेपर लीक केरलम से माना जा रहा था, लेकिन अब इसमें नासिक का नाम जुड़ गया है। नीट पेपर की जो पहली डिजिटल कॉपी नासिक में किसी गुप्त जगह पर तैयार की गई, ऐसा कहा गया है। बाद में इस डिजिटल कॉपी को दूसरे राज्यों में सक्रिय सॉल्वर गैंग तक पहुंचाया गया। इस पूरे ऑपरेशन में एक निजी कोरियर सेवा में काम करने वाले कर्मचारी की भूमिका पर संदेह है। शक है कि उसे पेपर वाले सुरक्षित ट्रंक तक पहुंचाने की अनुमति दी गई और वो भी पेपर के अपने अंतिम निर्धारित स्थान पर पहुंचने से पूरे 30 मिनट पहले। जांच में पता चलता है कि नासिक में क्वेश्चन पेपर की सीधी तस्वीरें लेने के बजाय उसे एक हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर का उपयोग करके स्कैन किया गया। इसे स्कैन की गई तस्वीरों को बाद में टेलीग्राम पर बने ग्रुप्स में शेयर किया गया और वहां से यह पेपर पूरे तरीके से शेयर होता चला गया, या यूं कहिए कि यह लीक होता चला गया। लेकिन नीट से ऐसा नहीं कि पहला विवाद जुड़ा है। इतना हंगामा बहुत जो हो रहा है उसके पीछे की वजह है कि नीट परीक्षा पर साल दर साल सवाल उठते आए हैं। इसलिए जरा इसके इतिहास को 2013 में नीट के गठन से ही जोड़ते हुए 2026 तक लेकर चलते हैं आपको। 2013 में इससे पहला विवाद जुड़ गया। सिंगल मेडिकल प्रवेश परीक्षा के रूप में इसे शुरू किया गया और मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट ने असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया। विवाद नंबर 2, साल 2016 सुप्रीम कोर्ट ने फैसला वापस लिया। नीट को फिर से लागू किया गया। परीक्षा 2 चरणों के अंदर हुई।
विवाद नंबर 3 साल 2017, तमिलनाडु में स्टूडेंट एस अनीता ने आत्महत्या कर दी। जमकर देश भर के अंदर विरोध प्रदर्शन हुए। राज्य सरकार ने खुद की परीक्षा कराने की मांग रख दी। विवाद नंबर 4 साल 2019, छात्रों पर फर्जी उम्मीदवारों से परीक्षा दिलवाने का आरोप लगा। इस दौरान जांच में कई लोग गिरफ्तार भी हुए, यानी कि डमी कैंडिडेट्स जमकर बैठाए गए। विवाद नंबर 5 साल 2020, कोविड-19 के दौरान परीक्षा कराने का देश भर में विरोध हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा की अनुमति दी, बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए। विवाद नंबर 6 साल 2022, कुछ छात्राओं ने आरोप लगाया कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले उन्हें मेटल हुक वाले अंडरवियर उतारने को कहा गया और इसको लेकर जमकर बवाल हुआ। विवाद नंबर 7 साल 2024, यह आपको ध्यान होगा क्योंकि नीट यूजी में 67 छात्रों ने 720 में से 720 अंक पाए भी तब जब वो नेगेटिव मार्किंग है, और पेपर लीक और ग्रेस मार्क्स पर जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना हुआ कि किसी भी सूरत में 720 का कैलकुलेशन बैठ ही नहीं रहा। यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, लेकिन कोर्ट ने रीटेस्ट से इनकार कर दिया। और अब जरा देखिए किस तरीके से पेपर फिर से लीक हुआ। 2024 में जो पेपर लीक हुआ था, अगर वहीं से सब कुछ सबक ले लिया होता तो शायद यह घटना नहीं घटती। 23 लाख बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होता, क्योंकि 2024 में भी नीट परीक्षा पेपर लीक के चलते कुछ सेंटर्स पर रद्द कर दी गई थी। परीक्षा 5 मई 2025 को हुई थी। 6 मई को एनटीए ने पेपर लीक से इनकार कर दिया। पटना और झारखंड के हजारीबाग में पेपर लीक के सबूत मिले थे। कई गिरफ्तारियां हुई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया था। तब कुछ सेंटर्स पर 1539 कैंडिडेट्स की दोबारा परीक्षा हुई। पेपर लीक के आरोपों के अलावा 67 छात्रों को 720 में से 720 अंक मिलना और वो भी एक ही केंद्र से कई टॉपर्स का आना बड़े विवाद का कारण बना था। यहां एनटीए भी विवादों में थी, क्योंकि जिस तरीके से ग्रेस मार्क दिए गए थे उससे किसी भी सूरत में वो कैलकुलेशन नहीं हो पा रही थी जहां नंबरों को सही ठहराया जा सके, जस्टिफाई किया जा सके। लेकिन इस बार पेपर लीक का कनेक्शन एक बार केरल से, तो कभी नासिक से, तो कभी हरियाणा से कनेक्ट हो रहा है। नीट यूजी पेपर लीक मामले में हरियाणा का लिंक भी सामने आया। जांच एजेंसियों के अनुसार पेपर लीक का नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है। इसमें गुरुग्राम का नाम प्रमुख ट्रांजिट पॉइंट के रूप में सामने आया है। जांच के अनुसार नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस से पेपर की फिजिकल कॉपी लीक हुई, जिसे गुरुग्राम लाया गया। दावा है कि ये कॉपियां गुरुग्राम में एक डॉक्टर तक पहुंचाई गई। गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में इस पेपर के कई डुप्लीकेट सेट तैयार किए गए। दिल्ली पुलिस ने मामले में महिपालपुर से डॉक्टर अखलाक अहमद को गिरफ्तार किया है। अखलाक ने किर्गिस्तान से एमबीबीएस की है। पेपर लीक में उसका क्या रोल है, इसकी जांच की जा रही है। हालांकि इसमें एक एंगल यह भी जुड़ा कि जो पेपर माफिया हैं उनमें वो भी हो सकते हैं जो यहां के बच्चों को विदेश में मेडिकल की पढ़ाई कराते हैं, क्योंकि वहां एडमिशन के लिए नीट का क्लियर होना जरूरी है, मिनिमम मार्क्स से जरूरी है। तो क्या वाकई में विदेश में मेडिकल की पढ़ाई के लिए उनको परमिशन मिले, इसके लिए यहां पेपर लीक कर दिया गया। बहरहाल एसओजी की जांच में जयपुर का मनीष इसमें मास्टरमाइंड माना जा रहा है। नीट पेपर लीक मामले में एसओजी ने अब तक कुल 45 संदिग्धों से पूछताछ की है। वहीं इनमें से करीब 2 दर्जन संदिग्ध अब भी हिरासत में है। एसओजी की जांच में अभी तक जयपुर के मनीष को मास्टरमाइंड माना जा रहा है। मनीष यादव राजस्थान में हुए पेपर लीक का मास्टरमाइंड है या नहीं, यह जांच में पता चलेगा। लेकिन उसका सहयोगी राकेश सीकर में कंसल्टेंसी एजेंसी चलाता है। इसकी एक एजेंसी केरल में भी है और इस तरीके से कई तार यहां से भी जुड़ रहे हैं। हालांकि यहां की एसओजी प्रोएक्टिव रही और उसने काफी लोगों को हिरासत में लिया है जिन पर शक है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर जब तक मनी ट्रेल सामने नहीं आएगा तब तक यह तय नहीं होगा कि पेपर लीक में वो मुख्य आरोपी है या नहीं, क्योंकि जिनके नाम सामने आ रहे हैं उनके साथ भी मनी ट्रेल को जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि एक उदाहरण के तौर पर समझिए,
अगर किसी के पास किसी ने पेपर को भेज दिया है, क्योंकि वो पेपर नहीं भेज रहा है, वो गैस पेपर भेज रहा है, और गैस पेपर अमूमन परीक्षा देने से पहले सर्कुलेट होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हर एक इंस्टीट्यूट गैस पेपर के जरिए बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार करता है, इसलिए गैस पेपर का किसी के पास पहुंचना उसको इसमें अपराधी नहीं बनाता है। लेकिन अगर इंटेंशनली उसको यह पता है कि यह पेपर लीक के जरिए गैस पेपर और इसमें से ये 150 सवाल आने हैं, और यह पता होने के बावजूद वो परीक्षा दे रहा है, जब वो उसको सर्कुलेट कर रहा है, तो वो मुख्य रूप से इसमें आरोपी होगा। लेकिन संगीन आरोप उस पर होंगे जो पैसे देकर ये गैस पेपर ले रहा होगा। इसलिए यहां 3 अलग अलग चरण है। मुख्य आरोपी जो पैसे लेकर पेपर को सर्कुलेट कर रहा है, खुद ले रहा है। दूसरा आरोपी जिसको पता है कि पेपर लीक है और इस पेपर में ये 150 सवाल आने हैं, वो ले रहा है। लेकिन इसमें यह कैसे तय होगा कि जिसको जानकारी नहीं है कि इस गैस पेपर के अंदर जो सवाल है वही वहां पर आएंगे, मुख्य एग्जाम में आएंगे, वो सिर्फ इसे गैस पेपर समझकर तैयारी कर रहा है, तो उसको कैसे सेट किया जाएगा, कैसे तय किया जाएगा कि वो आरोपी है या नहीं है। बहरहाल पेपर लीक और धांधली कहां से मुमकिन है, क्योंकि कुछ चरण है जिन चरण के अंदर यह पूरी प्रक्रिया शुरू होती है और खत्म होती है। जरा उस पर भी गौर फरमाते हैं, देखिए सर कि ये कहां का मुमकिन है। सबसे पहले पेपर बनाने के दौरान, यानी कि जो पेपर तैयार कर रहे हैं, अगर वही पेपर लीक कर दें, वही सवालों को बाहर सर्कुलेट कर दें, तो यहां से पेपर लीक की संभावना सबसे ज्यादा होती है। दूसरा, प्रिंटिंग के दौरान, यानी कि जब प्रिंटिंग प्रेस के पास ये पेपर है, वहां से इसको लीक कर दिया जाए। तीसरा, इसके छपने के बाद ट्रांसपोर्ट के दौरान, क्योंकि पेपर पूरे देश के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, इस दौरान किसी भी एक चरण में पेपर लीक की संभावना होती है। इसके अलावा जो परीक्षा केंद्र है, स्ट्रांग रूम है, वहां से इसको लीक कर दिया जाए। वहीं परीक्षा शुरू होने से पहले लीक की संभावना, यानी कि जिस सेंटर पर पेपर पहुंचा है उसे पेपर शुरू होने से पहले लीक कर दिया जाए। और छठा, डमी कैंडिडेट, यह धांधली है कि आप अपनी जगह किसी ऐसे व्यक्ति को बैठा दें जो एक्सपर्ट है और वो आपकी जगह एग्जाम भी दे और एग्जाम को क्लियर भी कर दे। लेकिन क्या वाकई में धांधली हुई? यकीनन नहीं। इसमें सीधे सीधे पेपर लीक हुआ है। अब वो ऊपर के किस चरण में हुआ है, यह सीबीआई को तय करना है, क्योंकि सीबीआई को जांच दे दी गई है। लेकिन अब हम आपको एनटीए का पूरा प्रोसेस और नीट का पेपर कैसे तैयार होता है, यह जानकारी देते हैं। जरा देखिए। दरअसल नीट यूजी का पेपर सेट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए तैयार करती है। एनटीए एक्सपर्ट कमेटी पेपर सेट करती है। इस एक्सपर्ट कमेटी में सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, साइकोमेट्रिक्स, आईटी डिलीवरी और सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को शामिल किया जाता है। पेपर सेट को तैयार करने के साथ ही कई बार उनका रिव्यू किया जाता है। रिव्यू सब्जेक्ट एक्सपर्ट साइकोमेट्रिक्स के साथ मिलकर करते हैं। इसके साथ एनटीए क्वेश्चन बैंक बनाता है। एनटीए हर विषय के क्वेश्चन बैंक एआई और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाता है। सही सवालों के जवाब की जांच टेस्ट डेवलपमेंट की तरफ से की जाती है। इसमें आमतौर पर एजुकेटर्स या स्टेक होल्डर्स ऑर्गेनाइजेशन के गाइडेंस में एनटीए द्वारा नियुक्त दूसरे प्रोफेशनल्स शामिल होते हैं। नीट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से कुल 180 सवाल तैयार किए जाते हैं। पेपर को बहुत सख्त सुरक्षा के बीच प्रिंट किया जाता है। प्रिंटिंग प्रेस, पैकिंग और परीक्षा केंद्र तक पेपर पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया में निगरानी रहती है। हर कदम पर सील बंद पैकेट और ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो हो गए नियम और कैसे पेपर बनता है, लेकिन अगर इतनी ही सख्ती होती तो फिर यह सब देखना नहीं पड़ता जो देख रहे हैं। मतलब इस सख्ती के बीच में कई ऐसे लूप पॉइंट हैं जिनका फायदा या तो एनटीए के अंदर के लोग उठा रहे हैं या एनटीए के लोगों के साथ मिलकर बाहर के लोग उठा रहे हैं, या जहां प्रिंट किया जा रहा है या जिसके जरिए ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है वहां से इसको लीक किया जा रहा है। लेकिन सोचिए, इस परीक्षा के रद्द होने के साथ एनटीए ने 6 बड़े फैसले किए। यह एनटीए कह रहा है कि हमने 6 बड़े फैसले किए, और ये 6 बड़े फैसले उनकी नजर में क्या है, जरा इस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहला तो यह है कि परीक्षा दोबारा होगी,
ये एक बड़ा फैसला है। इसके अलावा रीअप्लाई नहीं करना होगा, यानी कि जिन 23 लाख के आसपास छात्रों ने एग्जाम दिया है, अब उनको दोबारा रीअप्लाई नहीं करना है, दोबारा फॉर्म नहीं भरना है, उसी से काम चल जाएगा। तीसरा, कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं होगा, आपको कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी है, दोबारा फीस नहीं देनी है, जमा फीस वापस होगी, यानी कि 23 लाख छात्रों को कंपनसेट किया जा रहा है कि भाई आप आए, आपने ट्रांसपोर्टेशन पर पैसा खर्च किया, आपने पूरे एक दिन खराब किया, उसके बदले में हम सिर्फ इतना करेंगे कि आपकी जो जमा शुल्क है, जमा फीस है, उसे हम वापस आपको रिम्बर्स कर देंगे। इसके अलावा नए एडमिट कार्ड जारी होंगे, एग्जाम सेंटर नहीं बदलेंगे, ताकि किसी को बार बार सेंटर ढूंढने की जरूरत ना हो। उनको पहले से पता है कि उस सेंटर पर जाना है, इतना वक्त लगेगा, ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, और वो आसानी से पहुंच जाए। अब जरा एनटीए को समझिए। एनटीए के काम क्या होते हैं? मुख्य रूप से तो परीक्षा कराना है, लेकिन वो परीक्षा करा नहीं पा रहा है। फिर भी जरा सोचिए, जो काम उसके हैं वो काम अगर वो निष्पक्षता से करे तो ये स्थिति ना बने। देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन और स्कॉलरशिप के लिए क्वालिटी टेस्टिंग सर्विस देना, यानी कि एग्जाम कराना, यह एनटीए का काम है। इसके अलावा ऐसे स्कूल और कॉलेजों की पहचान करना जहां ऑनलाइन एग्जाम कराए जा सके, यह एनटीए का काम है। एजुकेशनल प्रोफेशनल्स और टेस्टिंग सिस्टम पर रिसर्च करना, यह एनटीए का काम है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सभी सब्जेक्ट्स के लिए क्वेश्चन बैंक तैयार करना और क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए एक्सपर्ट्स और संस्थाओं का चुनाव करना, यह एनटीए का काम है। अब जरा इसको एक एक करके समझिए, एनटीए कौन सा काम कर रहा है। सबसे पहला तो यही काम है कि क्वालिटी टेस्टिंग सर्विस देना, एग्जाम कराना। 2024, 2025, 2026 क्या ये एनटीए कर रहा है? ऐसे स्कूल और कॉलेजों की पहचान करना जहां ऑनलाइन एग्जाम कराया जा सके। क्या वाकई में 2024 में जो हुआ, क्या वो अपना काम कर रहा है? ऐसे प्रोफेशनल और टेस्टिंग सिस्टम पर रिसर्च करना जो बेहतर तरीके से काम कर सके, क्या वाकई में हो रहा है? और क्वेश्चन पेपर एक ऐसा तैयार करना जो सबसे बेहतरीन हो। आप सोचिए, उसके बारे में सोचिए जिसने गैस पेपर बना दिया और 150 सवाल वो उसमें डाल दिए जो बाकायदा परीक्षा में आने हैं। और ये पता है क्यों हुआ है? क्योंकि 2024 के अंदर जो पेपर को लेकर धांधलियां हुई, उसके बाद सरकार ने राधा कृष्णन पैनल बनाया। पैनल ने अपनी सिफारिशें भी लागू नहीं हुई है, लेकिन हम आपको सिफारिशें बता रहे हैं। जरा सिफारिशें देखिए क्या थी। पहली सिफारिशें थी परीक्षा केंद्रों और स्टाफ की आउटसोर्सिंग कम की जाए। दूसरा था ज्यादा से ज्यादा परीक्षाएं ऑनलाइन की जाए। तीसरा था हाइब्रिड परीक्षा मॉडल अपनाया जाए। चौथा था नीट जैसी परीक्षाओं में प्रयासों की संख्या सीमित करने पर विचार किया जाए। 2024 विवाद के बाद केंद्र सरकार ने पूर्व इसरो चीफ प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में ये हाई लेवल कमेटी बनाई। उन्होंने रिकमेंडेशन दिए। अब ये 23 लाख बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं कि रिकमेंडेशन मानी गई है या नहीं, लागू की गई है या नहीं। मानकर चलें कि चलिए इतना आसान नहीं लागू करना, तो चरणबद्ध तरीके से क्या लागू की गई है। सवाल यह भी कि जो पेपर माफिया है, क्या उनके खिलाफ एक सख्त कानून है जिसका कम से कम उनको डर हो। मोदी सरकार ने 2024 में एक सख्त कानून बनाया। पेपर लीक, नकल माफिया और परीक्षा धांधली पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने 2024 में एक बेहद सख्त कानून लागू किया। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित संसाधनों की रोकथाम अधिनियम 2024। यह कानून देश के लगभग सभी बड़ी परीक्षा केंद्रीय परीक्षाओं पर लागू होता है, जिसमें यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, नीट, जेई, सीयूईटी, नेट और केंद्र सरकार की तरफ से अधिसूचित अन्य सार्वजनिक परीक्षाएं इसमें शामिल हैं। इस कानून की धारा 3, 4, 5 और 6 में विस्तार से अपराधों को परिभाषित किया गया है, जिसमें प्रश्न पत्र लीक करना, आंसर की लीक करना, ओएमआर शीट बदलना, मेरिट लिस्ट से छेड़छाड़, परीक्षा केंद्र की बैठने की व्यवस्था बदलना, परीक्षा तिथि और शिफ्ट में हेरफेर, कंप्यूटर नेटवर्क से छेड़छाड़, फर्जी वेबसाइट बनाना, अभ्यर्थियों को अवैध मदद देना, परीक्षा संचालन में बाधा डालना, अनधिकृत लोगों को परीक्षा परिसर में घुसाना, परीक्षा सामग्री तक अवैध पहुंच बनाना जैसे अपराध शामिल है।
इस कानून को सख्त बनाने की सबसे बड़ी वजह इसकी सजा है। सरकार ने इसमें जेल और जुर्माने दोनों का बेहद कठोर प्रावधान रखा है। इस कानून के तहत दर्ज अपराध संज्ञेय गैर जमानती, यानी पुलिस बगैर किसी वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है। और ये गैर जमानत, ये आसानी से जमानत नहीं मिलती है। बावजूद इसके बैक टू बैक परीक्षा नीट की विवाद हो गया। अब सवाल यह कि क्या वाकई में राधाकृष्णन की सिफारिशों को लागू किया जाएगा, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक परीक्षा के रद्द होने का नहीं है। यह मामला उन 23 लाख बच्चों के सपनों पर ग्रहण लगाने जैसा है, जिन्होंने ना जाने कितनी कड़ी मेहनत की होगी, जिनके परिवारों ने ना जाने कितने सैक्रिफाई किए होंगे, कितने संघर्ष किए होंगे और सोचा होगा कि बच्चा डॉक्टर बने। वो बच्चा यकीनन डॉक्टर बनेगा। इसलिए आप हिम्मत मत हारिए। पेपर लीक हुआ है, सपने नहीं टूटे हैं, आपकी मेहनत खराब नहीं गई है। आपको दोबारा मेहनत का फल मिलेगा। यह परीक्षा जल्द होगी और हम मानकर चल रहे हैं, जिन्होंने सच्ची मेहनत की है वो इस देश के सबसे बेहतरीन डॉक्टर बनेंगे। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।